दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जिसकी पूरी देश भर में चर्चा है, शासन प्रशासन स्तर पर भारत सरकार पर भी उस पर विचार करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट सत्येंद्र कुमार विरुद्ध सीबीआई एंड अदर्स में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम सुंदरेश साहब एवं संजय किशन कौल साहब ने जमानत के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। यह फैसला व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के बारे में है। आर्टिकल 21 जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका जीवन, इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय जिसको कहें हम, वो निर्णय है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो निर्णय पारित किया उसकी शुरुआत एक कोटेशन से की। लिबर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न मैन। ये ऐसे ऑन फ्रीडम एंड पावर से ये कोर्ट उसमें लिया और वहीं से उसकी जजमेंट की शुरुआत हुई है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में पारित सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 का जो जजमेंट है, उसके जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे उनके बारे में कहा। भीम सिंह के जजमेंट के बारे में कहा। बहुत सारे जजमेंट और दंड प्रक्रिया संहिता के बहुत सारे प्रोविजंस का उल्लेख करते हुए इस जजमेंट में बहुत विस्तार से बताया गया। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किन किन धाराओं में दोस्तों, किन किन धाराओं में सीआरपीसी में जमानत में लाभ मिल सकता है, किन किन धाराओं में कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करती है, नहीं करती है, आरोपी को लाभ नहीं मिलता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, बहुत विस्तार से इस जजमेंट में बताया गया है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किन किन रिलेवेंट सेक्शंस जो सीआरपीसी के हैं उनमें कहाँ कहाँ जो है आरोपी की जो है लिबर्टी समाप्त होती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में जो मार्गदर्शी सिद्धांत बताए, उन मार्गदर्शी सिद्धांतों की भी चर्चा की और उसमें कहा कि सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 सुप्रीम कोर्ट केसेस 615 में बात कही, उसमें वर्गीकरण किया गया है अपराधों का। ABCD 3 श्रेणी के अपराधों की चर्चा सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उसमें 7 वर्ष तक की सजा वाले, 7 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक के सजा वाले। दूसरे जो खास तौर से जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, NDPS एक्ट, UFA एक्ट और चौथी श्रेणी उसमें आर्थिक अपराध, इनमें जमानत के बारे में अलग अलग मापदंड होना चाहिए, ऐसा उस जजमेंट में जो बात कही गई उसका भी उल्लेख इस जजमेंट में किया गया। देखिए दोस्तों, ये मामला क्यों उठा। सत्येंद्र कुमार के विरुद्ध सीबीआई ने गिरफ्तारी करके उसको पेश किया था, उसकी गिरफ्तारी का मामला था। तब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसने कहा कि जो आंकड़े हमारे पास है उसमें जो विचाराधीन कैदी है 2/3 कैदी ऐसे हैं जिनको जमानत पर छोड़ देना चाहिए, पर वो अभी जेल के अंदर है। विशेष न्यायालय के गठन की बात भी कही गई और एक इम्पोर्टेंट बात उसमें और कही। देखिए, जो हमारे लॉयर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं और जो विधि के विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, चाहे वो सिविल जज में हो, ADPO में हो, वो मैं थोड़ा विस्तार से इसमें बताना चाहता हूं कि आप जो सेक्शंस इस जजमेंट में कोच किए, इस जजमेंट जरूर आप पढ़ें। इस जजमेंट में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया है। बेलेबल नॉन बेलेबल की बात कही गई सेक्शन 2A में, पर बेलेबल नॉन बेलेबल के अलावा बेल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बेल
इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इस बात को भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जमानत उसका अधिकार है, जेल अपवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में बात कही जा चुकी है। इस बात का उल्लेख भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किया और कहा कि उन्होंने कनाडा की हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया, यूके, अमेरिका, इनकी कई कोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1976 में यूके में जो बेल एक्ट बना वैसा बेल एक्ट भारत में भी बनाया जाना चाहिए। कुल मिला के कहने का आशय सुप्रीम कोर्ट का यह है कि बेल मैटर में कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर होना चाहिए, जबकि कहीं डिफाइन नहीं किया सीआरपीसी में बेल को, तो कोई गाइडलाइन होना चाहिए और उसका एक्ट होना चाहिए जिसमें डिस्क्रिप्शन को, जहां तक मैं इस पूरे जजमेंट को पढ़ रहा हूं उसमें उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में 100% बेल होना ही चाहिए, अनावश्यक जेल में नहीं ठूसा जाना चाहिए किसी को भी। इस तरह की जो गाइडलाइन है वो बनाने के बारे में कोर्ट इस जजमेंट में इंगित करती है और खासतौर से केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि इस बारे में बेल एक्ट बनाने के बारे में जरूर चर्चा की जाना चाहिए। इस जजमेंट की चर्चा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अनकंट्रोल्ड पावर इज द नेचुरल एनिमिटी ऑफ फ्रीडम। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता का दुश्मन है, मतलब प्राकृतिक दुश्मन है, ये बात उन्होंने कही। और जो 2A में जमानत के संबंध में कोई डिफाइन नहीं किया सीआरपीसी में, इस बात का भी उल्लेख उसमें उन्होंने कहा और कहा कि जमानत उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है यदि अनावश्यक रूप से उसको जेल में रखा जाता है। अरनेश कुमार के जजमेंट के बारे में भी इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और कहा कि 41-41A, ये तो 41-41 है तो सबके जानकारी में है, पर 60 है 660A, गिरफ्तारी के संबंध में कठोरता से संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये 2009 में धारा 60A जोड़ी गई। तो जो खासतौर से गिरफ्तारी के बारे में जब बात आती है तब ये बात उठी और 2009 में संशोधन करके उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के संबंध में जो संहिता में निर्देश दिए गए उनका कठोरता से पालन किया जाए, ऐसा 60A जोड़ी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 60A के पालन की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि नोटिस, देखिए यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से चेकलिस्ट के बारे में और 41 और 41A, 41(1)(b) का सेकंड पार्ट जो चेकलिस्ट बनाने के बारे में बोलता है कि निर्देश 100% मैंडेटरी शब्द यूज किया वहां पर कि आज्ञापक रूप से इसका पालन किया जाए। दूसरी चीज जो सेक्शंस में बता रहा हूं वो जब थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, सेक्शन 87 और 88 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के 88 और 87 सेक्शन की भी बात वहां कही गई कि जब समन्स की जगह वारंट जारी करने की बात आती है तो वहां भी देखने की जरूरत है। हाजिरी हेतु बंद पत्र लिया जाता है तो वहां भी अनावश्यक अधिक राशि का बॉन्ड ना लिया जाए, बंद पत्र, बहुत सारी चीजें हैं जो 87 और 88। तो ये जो हमारे सारे एडवोकेट साथी हैं या जो विधि के विद्यार्थी हैं उनको इन सेक्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी करते हैं 53 सीआरपीसी, उसकी भी चर्चा की। बहुत 24 घंटे में अनुसंधान पूर्ण नहीं होता है, वहां पर डिटेंशन आगे कंटिन्यू किया जाए नहीं किया जाए, उसके बारे में भी विस्तार से बताया। इसी तरह सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के राज्य में एक बात कही गई थी कि 170 में जब अनुसंधान पूर्ण हो जाता और केस मजिस्ट्रेट के पास भेजना आता तो उसमें यह बात कही थी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही चार्जशीट उसमें पेश की जा सकती है। तो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उस पर भी ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी तरह 204, 209 कमिटल वाला, 309 जो 309 में 2013 और 2018 में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुए, ये स्पीडी ट्रायल की बात कर रही है। 309 सीआरपीसी में ये कहा कि अनावश्यक रूप से किसी को मतलब अनंत काल तक उसकी ट्रायल नहीं चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि अनावश्यक एडजमेंट नहीं होना चाहिए। जो 309 में संशोधन हुए उनका कंप्लायंस भी आवश्यक रूप से कराया जाए, ऐसी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है।
और उन्होंने एक बात और कही कि जो केसेस हैं उनका निराकरण त्वरित किया जाए। दोस्तों, जो ये जजमेंट है बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। इस जजमेंट से जो अनावश्यक रूप से जेलों में बंद हैं उनको रिहाई का रास्ता साफ होगा। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं चाहे उच्च न्यायालय हैं वो बेल मैटर्स पर इनके निर्देशों के अनुसार अब कार्रवाई शुरू होगी। तो निश्चित रूप से जो बिना कारण जेल की सजा भुगत रहे हैं उनको लाभ होगा। तो जो निर्देश 12 निर्देश इसमें दिए गए हैं, देखिए बिंदुवार मैं आपको निर्देश बताऊंगा। उन निर्देशों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी और क्या निर्देश दिए वो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जो निर्देश दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश भारत सरकार बेल एक्ट नया बनाए, मे कंसिडर्ड, मतलब उन्होंने कहा कि इस बारे में को कंसिडर करें और बेल एक्ट के बारे में भारत सरकार विचार करे। और मे कंसिडर शब्द यूज किया उन्होंने कि इस बारे में कंसिडर करे भारत सरकार और बेल एक्ट बनाया जाए ताकि एक विस्तृत गाइडलाइन उस पर आ सके। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सारे निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो कानून का रूप है, ये सबको जान लेना चाहिए। आर्टिकल 141, 142 दोनों बड़ा स्पष्ट है इसके बारे में कि इन जजमेंट को कानून का रूप है। जो निर्देश इसमें दिए गए हैं वो कानून ही है, चाहे अलग से कानून बने या ना बने, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का ही रूप है। तो यहाँ ड्यूटी बाउंड शब्द यूज किया। ड्यूटी बाउंड है पुलिस अधिकारी 41-41A का पालन करें। यदि नहीं करते हैं तो यदि उसका नॉन कंप्लायंस कोई करता है तो उसको जमानत दे दी जाए नॉन कंप्लायंस, मतलब यहां छूट जाएगा। यदि जरा सी भी लापरवाही किसी पुलिस ऑफिसर ने की और 41 और 41A का पालन नहीं किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नॉन कंप्लायंस होता है और कोर्ट के सामने ये बात आ जाती है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसको जमानत दे दी जाए और मैटर को वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें गई। दूसरी चीज जो तीसरा बिंदु है उसमें उन्होंने ये बात कही कि सभी राज्य एवं केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के जजमेंट का एक हवाला दिया। उसमें दिल्ली का जजमेंट है 7 फरवरी 2018 का WPC 7608/2018। उसमें दिल्ली पुलिस ने स्टैंडिंग ऑर्डर 109 निकाला, उसको भी देखना जरूरी है। वो इस बारे में मैं एक बार विस्तार से फिर अलग कोई वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि दिल्ली के इस जजमेंट में क्या कहा गया है। तो दोस्तों यहां पर दूसरी चीज धारा 88, 170, 204, 209 इसमें भी बेल के बारे में बात कही गई कि इन मामलों में बेल की कोई एप्लीकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी उन्होंने सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्णय का पालन करने के बारे में बात कही, जिसमें कैटेगरी वाइज जो अपराध हैं उनको कैटेगराइज किया गया है और विशेष न्यायालय के जो हैं गठन करने के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जल्दी से जल्दी जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पद पर नियुक्ति की जाए ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। अब एक जो बात और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत की शर्तों में कोई ऐसी शर्त डाल दी है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति उस जमानत पेश करने में असमर्थ है तो धारा 440 CRPC सेक्शन जरूर आप ध्यान से नोट करें या देखें सुने। धारा 440 की शर्तों को हाईकोर्ट को कहा कि यदि ऐसी कोई शर्त लगा दी गई है कि जिसके कारण उसको रिहा होने में कोई दिक्कत आ रही है तो इन शर्तों को भी देखें, रिवाइज करें और रिव्यू करके, क्योंकि हाईकोर्ट को पावर है कि वो चाहे तो शर्तें बदल सकती है कि यदि किसी की शर्त में कोई ऐसी शर्त रखी है जमानत में कि वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो 440 के बारे में कहा कि ऐसा बंद पत्र की राशि इतनी अधिक न हो कि वो भर ही नहीं पाए या कोई ऐसी शर्त लगा दी हो तो उनके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि शर्तों में 440 का पालन किया जाए, अनावश्यक शर्तें ज्यादा न लगाई जाए। 440 का पालन करने के बाद भी उसमें कही कि 440 CRPC का पालन किया जाए। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण बात जो चूंकि अंडर ट्रायल बहुत सारे मामले हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनमें जितनी सजा में जिस धारा में है उससे अधिक समय से वो जेल में है। 436A CRPC
इसका अक्षरशः पालन नहीं होता है, कई बार ऐसा देखने में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि 436A का पालन किया जाए कि अधिकतम यदि कितने समय की उसमें सजा है, कितने समय से जेल में है, इसका कैलकुलेशन किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, और यदि ऐसे अनावश्यक रूप से यदि जेलों में है तो उन के बारे में भी विचार किया जाए। अब उन्होंने टाइम लिमिट बना दी कि कोई भी जमानत आवेदन पेश करेंगे तो उसको ऐसा नहीं कि अनंत काल तक कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से बढ़ा दी या वकील साहब ने समय ले लिया कि आज में बहस नहीं करना है या कोई ऐसी स्थिति बनती है। कोर्ट ने जमानत आवेदनों के बारे में 2 सप्ताह में का समय दिया, समयावधि यहां भी बांध दी है। देखिए, जेलों में अनावश्यक निरुद्धन हो इसके लिए समयावधि निश्चित कर दी है कि जमानत आवेदन का निराकरण 2 सप्ताह में कर दिया जाए, जब तक कि कोई एंट्रीम एप्लीकेशन वगैरह कोई ऐसी नहीं आ जाती है कि जिस पर सुनना आवश्यक हो, अदरवाइज 2 सप्ताह में उसका निराकरण करना होगा। ऐसी स्थिति अग्रिम जमानत के मामलों में भी उन्होंने समय सीमा बांध दी है। समय सीमा 6 सप्ताह उसमें रखी गई है कि विद इन 6 वीक एंटीसिपेटरी बेल यदि कोई एप्लीकेशन पुटअप हुई है तो उसका निराकरण कर देना चाहिए। यहां भी कंडीशन वो उन्होंने डाल दी है कि यदि कोई इस तरह की एंट्रीम एप्लीकेशन कोई हो या कोई इस तरह की कोई और नई चीज खड़ी हुई हो बीच में, तब तक को छोड़ के बाकी 6 सप्ताह में उसका निराकरण करना होगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश थे जो मैंने आपको बताए। इसमें अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह का समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समस्त हाई कोर्ट्स को भी कहा है कि हाई कोर्ट भी देखिए कि अनावश्यक जेलों में निरुद्ध हैं तो ये जो निर्देश इसमें जारी किए गए हैं उनका कंप्लायंस कराए, और शपथ पत्र के साथ 4 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रिपोर्ट तलब की है। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था जिस पर भारत सरकार को भी विचार करना है, हाई कोर्ट को भी देखना है, और अधीनस्थ न्यायालयों को तो खास तौर से इन निर्देशों का पालन करना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके निर्देशों का पालन करना उनके लिए आज्ञापक है, मैंडेटरी है, ये कानून का रूप है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस निर्णय से जमानत के मामलों में कुछ निश्चित रूप से जो अनावश्यक रूप से निरुद्ध हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।